अलग अलग स्ट्रेटजीज के तहत लड़ना होगा, इसके लिए तैयारियां करनी होगी। और इसकी शुरुआत आज से है। मुझे याद है स्टेट लेवल का जो कंसल्टेशन मैंने बिहार में किया था, वहां पर भी मुझे लग रहा था कि ये शुरुआत भर है, आगे लड़ाई बाकी है और हम सबको मिलकर लड़ेंगे। साथियों, मुझे ये कहना है, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। अब हमें सब लोगों को ये कसम खा करके यहाँ ये इस नेटवर्क को खड़ा करना है और हम सब लोगों को जिस शिद्दत से एक एसिड अटैक सर्वाइवर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उस शिद्दत से उसके साथ खड़ा होना है। साथियों, आप सभी लोगों को यहाँ आए हैं, मुझे बहुत खुशी है। कोलिन को फिर से एक बार धन्यवाद कि आपने ये स्पेस हम सब लोगों को इकट्ठा आने के लिए ऐतिहासिक कदम होगा कोलिन कि हम सब लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि वायलेंस तो नॉर्मल है, इकट्ठे आना बहुत ऐतिहासिक है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और आप सभी लोगों को जो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई से मेरी लड़ाई में बल है और मेरी लड़ाई से आपकी लड़ाई में बल है। तो ये बात हम सब लोग मान के चले कि हम जहाँ लड़ रहे हैं उस लड़ाई से किसी और को भी बल मिल रहा है, इसलिए भी अपनी लड़ाई है। थैंक यू। और आप सब लोगों को फिर से एक बार जिंदाबाद, एक बार जोर से जिंदाबाद कहते हैं। जिंदाबाद। साउंड कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा है। मैंने 2-3 बार कोशिश किया, उनको बोला भी। मैं हसीना अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बैंगलोर से हूँ और मेरे साथ जो हादसा 99 में हुआ था, मेरी बॉस ने ही मेरे पर एसिड फेंका। साथियों, हसीना जो बोल रही है हिंदी में, कर्नाटका से कुछ हमारे साथी आए हैं, सर्वाइवर्स भी आए हैं, जिनको शायद हिंदी समझ में आती नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा एक ब्रीफ ट्रांसलेशन करने में किया जाएगा। आप सभी का कोऑपरेशन चाहते हैं ना। हसीना ಅವರ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ। मेरे बॉस ने मेरे पर एसिड फेंका, तो बहुत ही ज्यादा 3 लीटर ऑफ एसिड। तो मुझे उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ मैं 3 दिन से पड़ी थी विदाउट एनी फर्स्ट एड। और ನನ್ನ ಬಾಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ 3 ಲೀಟರ್ ಆಸಿಡ್। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಾನು 3 ದಿನದ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ। उसके बाद मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पर मेरी बचने की उम्मीद बहुत कम थी। डॉक्टर बोले कि इंफेक्शन बहुत हो गया, कल तक रीच हो गया, हार्ट में भी रीच होने वाला है, तो बहुत ही चांसेस कम थे। ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆ ಗುರ್ಡೆ ಒಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ। लेकिन मेरी जो सोच थी ना कि जो फिल्मों में दिखाते हैं कि 2-3 सर्जरी के बाद फिर से वही चेहरा आ जाएगा, तो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, तो मैं सोचती थी कि 2-3 सर्जरी या 1 साल बाद मैं ठीक हो जाऊंगी और वापस अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಂತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4-5 ಸರ್ಜರಿಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಹಳೆ ಹಸಿನ ಮುಖ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಮುಂಚಿನ ಮುಖ ನನಗೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು। लेकिन फिर भी जो सर्जरी मेरे साथ हो रहे थे बहुत ही दर्दनाक थी, मैं उस दर्द को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो दूसरे तरफ था कि जिस इंसान ने मेरे साथ जो किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तो उसको सजा मिलनी है, मुझे इंसाफ चाहिए था। ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್ಜರಿಗಳು
ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ನೋವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ದ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಅದೇ ನ್ಯಾಯ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. इसी सोच में मैं अपनी ट्रीटमेंट की तरफ और केस की तरफ में ध्यान दे रही थी जो केस सेशंस कोर्ट में चल रहा था. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೇಸು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. लेकिन एक दिन ऐसा है कि मेरी जिंदगी की सच्चाई मेरे सामने आ गई. मैंने डॉक्टर से खुद पूछा कि सच्चाई क्या है, कि मैं कब ठीक हो सकती हूँ और मेरी हालत कैसी है अभी. तो मुझे वो सच्चाई पता चला कि मैं परमानेंटली डिसेबल हो चुकी हूँ. ये स्कार्स कभी नहीं मिट सकते और मैं टोटली ब्लाइंड हो चुकी हूँ कि मेरी आंखें कभी वापस नहीं आ सकती. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂತು. ನಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಆಗೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮುಖ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. तो वो सुन के मुझे और भी गुस्सा आ गया कि अभी मैं अपनी ट्रीटमेंट की तरफ कम ध्यान देने लगी, हेल्थ की तरफ भी. और मेरे को था कि इंसाफ चाहिए, तो मैंने केस में पूरा ध्यान दिया कि क्या हो रहा है करके फॉलो किया. तो सेशंस कोर्ट में केस चल रहा था और वो मैंने 2 हियरिंग मैंने अटेंड की विद फुल वूंड. मेरे जख्म भी हील नहीं हुए थे, खून टपक रहे थे, पूरे बैंडेज थे बॉडी में. और मेरा हियरिंग 2 दिन चला, सुबह से शाम तक, और अगले दिन भी. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ನಾನು ಮೊದಲನಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಸ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೆ. 2 ದಿನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಹಿಯರಿಂಗು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನಡೀತು. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನು ವಾಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು, ಮೈ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. 5 साल बाद वो सेशंस कोर्ट में हियरिंग हुआ, जजमेंट रिलीज हुआ कि 5 years 2 months of imprisonment और 3 lakh compensation which will be deposited in my name. तो ये मेरे को सेटिस्फाई नहीं किया कि मेरी जिंदगी अब टोटली डिसेबल परमानेंटली, और 5 साल 2 महीने की सजा काफी नहीं था. वो जजमेंट 5 साल बाद ही रिलीज हुआ, जजमेंट हुआ. वो 2 महीने ही जेल में था. 5 साल के बाद 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 5 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್, ಆ 3 ಲಕ್ಷನ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತಂತವನು ಬರೀ 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. तो मुझे ये सेटिस्फाई नहीं किया. मैंने हाई कोर्ट में अपील किया फर्दर इसके लिए. तो जब 5 साल में अकेले लड़ रही थी, लेकिन जब हाई कोर्ट में मेरा केस अपील हुआ तो मेरे साथ HRLN और सीता मेरे साथ थी. तो मुझे बहुत हिम्मत आया कि मेरे साथ लोग हैं, कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कि मेरी भी कुछ हो सकती है करके उम्मीद थी. ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ HRLN ಮತ್ತೆ ಸೀತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. तब तक मैं कहीं पर भी बाहर नहीं जाती थी. बस हॉस्पिटल, घर और केस को फॉलो करना ही मेरी लाइफ का रूटीन बन गया था. लेकिन जब सीसा फॉर्म हुआ, मैं धीरे धीरे इनके साथ जुड़ गई थी, मेरी दोस्त बनी. तो नई नई मीटिंग्स अटेंड कर रही थी मैं, तो मुझे अच्छा लगता था इनके साथ. 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸೀಸಾ ರಚನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ, ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತಳಾದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊಸ ಜನರ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. ನನ್ನ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. लेकिन सबके पीछे भी बस मेरा एक ही था कि केस क्या होगा, कब जजमेंट होगा, कब मुझे इंसाफ मिलेगा. बस यही, इसी में मैं डिप्रेस और स्ट्रेस रहती थी. लेकिन
ऐसा होता है कि मैं शीला मैडम जो मेरी केस लड़ रही थी वो दिन रात उसके पीछे काम करती थी और सीधा इवन रात को 2 बजे 3 बजे तक केस पे स्टडी करते थे। लेकिन यही मेरी जिंदगी है क्या मैं सोचती थी, उसके वजह मैं इनको कॉल्स भी करती थी बहुत। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली कॉल की कलीम सर को कि केस का क्या होगा सर करके, तो वो मेरी जिंदगी की नई मोड़ थी, एक टर्निंग पॉइंट था। तो उन्होंने बोला कि केस की चिंता छोड़ो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो। ನನಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇತ್ತು. ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ನನ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. HRಲಿನಿಂದ ಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೀತಾ ಇಡೀ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇಸಿನ ಚಿಂತೆ ನಮಗ್ ಬಿಡು, ನೀನು ನಿನ್ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. तो इसके बारे में मैंने सोचा और उसी वक्त मैंने अपने बारे में सोचा उस मोमेंट की क्या करो आगे, क्या जिंदगी है करके। तो मैंने एक ब्लाइंड NGO को कांटेक्ट किया कि क्या कर सकती है एक ब्लाइंड लड़की। तो मेरे साथ डिस्फिगरमेंट का बहुत बड़ा डिसएबिलिटी था। तो फिर मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, 1.5 ईयर का एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, मोबिलिटी ट्रेनिंग। तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उसकी भी मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನೊಂದು ಕುರುಡರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ NGO ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಣ್ಣಿಲ್ದಿರುವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ದಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ನನಗೆ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿರುವಂತ ನನ್ನ ದೇಹ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. तो इसमें भी बहुत सारे अपोज किए थे कि डिस्फिगर लड़की को कौन काम दे सकते हैं, हाउ सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेंगे करके। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मम्मी पापा बहन सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैंने डिपार्टमेंट में एग्जाम लिखा, 2 एग्जाम दिए मैंने, और आज मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करती हूँ। और मैंने एग्जाम रिटन एग्जाम दिया जैसे दूसरे ब्लाइंड देते हैं क्राइम ब्रांच के, विद अदर नॉन डिसेबल पर्सन। देयर 5000 मेंबर्स एग्जाम दिए थे और मैंने टाइपिंग का एग्जाम भी पास किया। तो उसके बाद मुझे जॉब, ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಠ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ 5000 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ರು. 5000 ಜನರ ಜೊತೆಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮವಾಗಿ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದೆ. ನಾನು ಟೈಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. तो ये जो मैंने आज मैं काम कर रही हूँ, मेरे फैमिली में एक ही कमाने वाली हूँ, मम्मी पापा की देखभाल करके। तो ये ऐसा हुआ है कि ने जो मुझे सपोर्ट दिया कि अपनी लाइफ के बारे में देखो, क्योंकि केस का पूरा जिम्मा इन्होंने उठा लिया था। तो इस वजह से ही मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर सकी। तो आज ऐसे भी सर्वाइवर्स है जो केस के पीछे धर धर भटक रहे हैं, कोर्ट में खड़े रहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके साथ भी आपका सपोर्ट रहेगा, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। हर सर्वाइवर इंडिपेंडेंट हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है। तो इसके साथ हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, तो उसमें जजमेंट रिलीज हुआ कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया और 5 लाख विद कॉम्पनसेशन। तो इसलिए 2 लाख बांधा ही नहीं और 3 लाख मेरे नाम पे डिपॉजिटेड है। इवन टुडे इज डिपॉजिटेड ऑन माय नेम। तो इस केस के बारे में शीला मैडम एलाबोरेट से बताएंगी, बिकॉज मुझे इतना डिटेल्स नहीं पता है।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का सपोर्ट हमारे साथ रहेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे और दूसरे सर्वाइवर्स को भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಂತೆನ ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ದುಡಿಯುವಂತ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ದುಡಿದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಂತವ್ರಿಗೂ ನನಗೆ HRLN ಮತ್ತೆ ಸೀಸಾ ಏನ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗೋದಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ತಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು. ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಗೆಲುವು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ऐड करना चाहती हूँ। हसीना के केस में केस का डिटेल्स शीला बाद में बताएगी, लेकिन जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर आया ये हमारे लिए बहुत ही एक माइलस्टोन जजमेंट था, क्योंकि उस तक जो भी केसेस, जितने भी केसेस हम लड़ रहे थे, किसी में भी कोर्ट ने पॉजिटिव ऑर्डर नहीं दिया था विक्टिम सर्वाइवर्स के तरफ से। तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो ऑर्डर आया इसने एक नया सा एक दिशा दिखा दी एसिड अटैक केसेस में उसको फाइट करने के लिए। 2006 में ये ऑर्डर आया और तब से अब तक ये एक रिकॉर्ड रही है कि 9 केसेस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर दिया है। और इसके वजह से एक समाज में जो उसके ऊपर लेजिटिमेसी होती है, एसिड अटैक के बारे में लोग सोच लेते हैं कि ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लेजिटिमेसी कम होती गई और लोग समझने लगे कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो इसमें हसीना ने जो लड़ाई लड़ी हाईकोर्ट में सभी के सपोर्ट से, वो एक माइलस्टोन लड़ाई रही है अब तक। थैंक यू। और एक बात थी कि इस जजमेंट से शुरू होके इस कमीशन को रचाया गया और उस कमीशन ने सुरक्षा नाम की एक रिहेबिलिटेशन स्कीम ओनली फॉर एसिड सर्वाइवर्स, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ एसिड सर्वाइवर्स के लिए, शायद देश के और किसी राज्य में है या नहीं मुझे पता नहीं है, सिर्फ एसिड सर्वाइवर्स के लिए एक नया रिहेबिलिटेशन स्कीम को फॉर्मुलेट किया और कर्नाटक में ये जारी में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ और मेरे साथ 2005 में एसिड अटैक हुआ था और 22 अप्रैल को। Hello friends, I'm Lakshmi and in 2005 the incident of acid attack took with me. मेरे केस में ये था कि 32 साल का लड़का था, मैं उस टाइम पे 15 साल की थी और उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और बहुत अच्छे से जानते थे, 2.5 साल से अच्छा रिलेशनशिप था उनकी पूरी फैमिली के साथ। और उसके बाद उन्होंने कब से नजरिया बदला, कब से मुझे उस नजर से देखना चालू किया मुझे नहीं मालूम था। और in my case, there was a person who was 32 years old and there was a marriage proposal from his side. The families were known and I was only 15 years old. I do not know at what time did they start seeing me from that point of view. और मेरा ड्रीम था कि मैं सिंगर बनूं और मैं अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। मैंने अपने घर वालों को बोला, बहुत पुश किया कि मुझे जॉब करना है और उनको ये नहीं पसंद था कि मैं आगे सिंगर बनूं, तो उनको मैंने ये नहीं बताया, बहुत मुश्किल से मनाया कि मुझे जॉब करना है। और मैं जब जाने लगी और उसके बाद फिर 15 दिन भी नहीं हुए थे, खान मार्केट में मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पे ही जॉब करती थी, मैं गोल्फिंग्स में रहती थी और खान मार्केट में जॉब करने लगी थी बुक शॉप पे। लेकिन 22 अप्रैल हर दिन की तरह, रोजाना की तरह मैं वैसे ही जा रही थी और 22 अप्रैल को भी मैं उसी टाइम पे 10:45 पे जा रही थी। मॉर्निंग का टाइम था जहाँ पे आज मेट्रो स्टेशन है खान मार्केट के पास, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन। आज से पहले बहुत ज्यादा वहाँ पे भीड़ हुआ करती थी, अभी मेट्रो चलने लगी है, पहले लोग बस पकड़ते थे। लेकिन उस टाइम पे मैं जब वहाँ से निकल रही थी
वो लड़का और उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड दोनों ही वहाँ आए बाइक से और मेरे फेस पे उन्होंने हाथ रखा, मुझे जमीन पे धक्का मारा और ग्लास में एसिड लेके आए थे और मेरे फेस पे डाल दिया। I wanted to become a singer, but my family did not permit that. So I told them that I want to go ahead and work outside. I started working in a bookshop in Khan Market. On 22nd April, at about 10:45 a.m., like every other day, I was going to my work when near Khan Market, where presently the metro station is. When there was a lot of crowd, this boy and the girlfriend of the younger brother, they came, they put me down on the ground and they poured acid on my face. और उसके बाद वहाँ पे वो तो सबको मालूम है कि उस टाइम पे कोई मदद करता ही नहीं है, वो हर सर्वाइवर के साथ ही ऐसा है कि सभी जानते हैं कि कोई चाहे वो ऑन द वे हो चाहे घर के अंदर हो कहीं पे भी हो, कोई किसी की कोई मदद नहीं करता है। फिर उसके बाद वहीं से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हो गई, क्योंकि एसिड अटैक होने के बाद मेरा फिजिकली इमोशनली हर तरीके से मैं टूट गई थी। उस टाइम पे मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे साथ और मेरे पापा की बॉस का, लेकिन मेरे जो रिश्तेदार थे, दोस्त थे, सब साइड हो चुके थे। बस मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता था और उसके बाद फिर वहीं से एक स्ट्रगल था मेरी लाइफ का, पढ़ाई छूट गई, करियर खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे हसीना ने बताया कि कोर्ट, डॉक्टर और घर यही होता है एसिड अटैक सर्वाइवर की लाइफ में। At that time, nobody came for my help, and as it is common with all these acid attack survivors, that at the time of the incident, nobody comes for help. After this incident, I was physically and emotionally broken, and it was only my family and my father's boss who came in my support, and all others, all friends and family members, relatives were away, and they were not there for my help. और उस टाइम पे भी रेगुलरली एसिड अटैक होते थे और उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में थी, तब भी एसिड अटैक हो ही रहे थे। और मैं जब वहाँ से निकली 2.5 महीने के बाद, फिर उसके बाद मेरी जो लॉयर है अपर्णा भट्ट, हम लोगों की बात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी क्या होना चाहिए, तुम क्या सोचती हो इस बारे में। तब हम लोगों ने 2006 में एक PIL डाली एसिड को बैन करने के लिए कि एसिड का सेल बंद हो सके और एसिड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एसिड बिकना बंद हो जाएगा, ये अटैक होना बंद हो जाएगा। At the time of my incident also, there were other incidents which were taking place. When I was in the hospital, there were other victims who were there in the hospital. Then in 2006, I spoke to my lawyer who asked me what should be done. And then we decided that a PIL has to be done in the Supreme Court to ban the acid, so that when if the acid is banned, the attack in itself would be banned. और उसके बाद फिर ऐसी लगातार ऐसे केस चलता ही रहा। 2006 से 7 साल लगातार ऐसे ही चलता रहा। कोर्ट अपने डिसीजन दे सकता है, कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने कानून में, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उस तरीके से काम नहीं करती है जो गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई इस गवर्नमेंट को कि क्या हुआ है इस केस में, लगातार चलता रहा। जब मैं स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन से जुड़ी, जब हम सारे सर्वाइवर ने जाके सुप्रीम कोर्ट के आगे, जब सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आना होता था, उस टाइम पे उस हियरिंग पे हम सारे सर्वाइवर पहुंचते थे और इस केस को लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट करते थे कि क्या चल रहा है इस केस में। फिर उसके बाद जाके जब दबाव पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, जब गवर्नमेंट को दबाव पड़ा, जब जाके उन्होंने एक डिसीजन सुनाया। The case went on for 7 years. I feel that the courts go ahead and give their orders, but the problem is with the implementation. The implementation of the government is not proper. On every date of hearing, when the court was supposed to give judgment, all the survivors used to go to Supreme Court and used to protest before the Supreme Court. It was after 7 years of this struggle that the Supreme Court gave a judgment. इससे कितना फर्क पड़ा है कि सर्वाइवर खुद निकल के बाहर आई है और वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया है, कितना दबाव पड़ा है। इससे कितना पता चलता है कि सर्वाइवर को कितना जरूरी है बाहर निकलना, उसको कितना जरूरी है फाइटर बनना, अपने लिए लड़ाई लड़ना कितना इम्पोर्टेंट है। ये रोल शायद उस टाइम पे सर्वाइवर्स को फाइटर के रूप में नजर आएगा कि हाँ
कि वहाँ पे जाने के बाद कुछ तो चेंज आया, लेकिन चेंज आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि एसिड को बेचना बंद, जैसे कि रूल्स आए हैं कि कोई इस तरीके से एसिड खरीद नहीं सकता है और कोई बेच नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम लोग, हमारा जो कैंपेन है स्टॉप एसिड अटैक, हम लोग एक शूट एसिड करके हम लोग कैंपेन कर रहे हैं कि क्या सच में एसिड मिल रहा है या नहीं। हम हर देश में, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और जहाँ जिस शहरों पे हम लोग जाते हैं वहाँ बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे से एसिड खुलेआम बिक रहा है। From this, it is clear that it is very important for survivors to come out in public and to protest. And the moment after I got associated with Stop Acid Attack, we've been campaigning to ban acid. And I traveled to many cities and I find that acid is easily available. और काफी हम लोगों ने उसमें वीडियोस भी बनाए हैं, काफी कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत आसानी से एसिड बिक रहा है। और जो एसिड कहते हैं ना कि जो बिक रहा है वो भी बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो एसिड भी बहुत खतरनाक है। जब हमने खरीदा था और उसके बाद जब हमने उसको देखा था यूज करके, तो उसका यूज हमें पता आ रहा था कि वो किसी के चेहरे पे जाए और हाथ पे जाए, उसका धुआं ही इतना पेनफुल था, आंखें उससे कितनी पेनफुल हो रही थी, इतना कुछ हो रहा था, लेकिन आज भी बहुत आसानी से एसिड मिल रहा है। We did several things, we made videos and did many campaigns, but after that also acid is easily available, and the acid which is generally available in the shop, people say that is not that harmful, but we found out that it is very harmful and very dangerous. Even in smoke, its fume is also very dangerous. फिर कंपनसेशन के लिए बात हुई कि सर्वाइवर के रिहैबिलिटेशन के लिए, कि कंपनसेशन के लिए सिर्फ 3 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 लाख भी जब अटैक होगा 15 दिन के बाद। मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से ये था, क्या आप ये चाहते हैं कि आगे भी अटैक हो? हम तो अटैक रोकना चाहते हैं, एसिड को रोकना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा पुराने सर्वाइवर के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अटैक होंगे 15 दिन के बाद उनको 1 लाख मिलेगा, 2 महीने के बाद 2 लाख मिलेगा। लेकिन अब तक इतने सारे अटैक हुए हैं बाद में भी, लेकिन किसी को कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। सिर्फ 3 लड़कियों को कंपनसेशन मिला है। मुंबई की एक लड़की है श्रद्धा, उनको, सपना को कंपनसेशन मिला है और मुझे, क्योंकि मेरा केस ऑलरेडी चल रहा था, इसलिए मुझे सिर्फ 3 लड़कियों को कंपनसेशन मिला है। उसके बाद किसी भी लड़की को कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। कौन जाएगा, कौन बात करेगा, कहाँ जाना है? जो सर्वाइवर हॉस्पिटल में जाके स्ट्रगल कर रही है, उसको कोर्ट में भी जाके कंपनसेशन के लिए उसको रोना पड़ता है। कितना स्ट्रगल है कि कौन देखेगा इस चीज। और उसके बाद वही चीजें घुमा के आ जाती है कि सारी गलतियां सिर्फ लड़की की ही है। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि हमें खुद निकल के बाहर आना होगा, हमें अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। जब हम खुद बाहर आएंगे तभी कोई हमारी मदद कर पाएगा। The other thing is about compensation. Supreme Court said that within 15 days of the attack, 1 lakh is to be given, and after 2 months, 2 lakhs is to be given. But till date, only 3 girls have got this compensation, and no other girl has got compensation. It is required that all of us come together and fight for this. और हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं हम लोग RTI फाइल करते हैं। अभी आप लोगों ने एक बरेली के बहेड़ी का केस सुना होगा, उसमें हम लोग गए थे, वहाँ पे जाके हम लोगों ने बात की, हमने वहाँ पे जाके DM से हम लोगों ने बोला, उन्होंने बदतमीजी करी। हमने एक RTI फाइल की और हमने पूछा कि हमें डेटा चाहिए। हम इतनी देर तक बैठे रहे, उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्होंने एक भी डेटा निकाल के नहीं दिया कि क्या हो रहा है एसिड को लेकर। We've been doing many campaigns. You must have heard of Baheri incident in Bareilly. We went there, we asked for the information from the DM. He made many talks with us, but he did not go ahead and give us any information regarding the works which are being done regarding the acid. मैं जितनी भी एसिड अटैक फाइटर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज बाहर निकलिए और अपने हक के लिए लड़िए। जब तक आप लोग कुछ नहीं करेंगी ना, तो सच में जब तक कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को जाके प्रेजेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ भी करो, हिम्मत करो और हिम्मत करके बाहर निकलो। My appeal to all the acid attack
survivors would be to come out in open and to fight for their rights. Unless you come out and fight for their rights, nothing can be done. So my appeal is to come out and fight. आज भी लगातार एसिड अटैक हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अब ज्यादा एसिड अटैक होने लगे हैं, लोग अब ये बोलते हैं कि ज्यादा अटैक होने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ज्यादा अटैक नहीं होने लगे हैं, अब ज्यादा वो केसेस हाईलाइट होने लगे हैं, उसमें बात होने लगी है, अब लोग जानने लगे हैं। पहले एसिड अटैक पे कोई बात नहीं करता था, किसी को नहीं मालूम था कि एसिड अटैक सर्वाइवर क्या कर रही है, कहाँ है, क्या हो रहा है उनके साथ, वो अपनी लाइफ को कैसे जिए, कोई नहीं बात करता था। लेकिन आज खुद सब लोग जाके एसिड अटैक पे लोग बात करते हैं, उसे एक मुद्दा बना रहे हैं लोग। कितना इम्पोर्टेंट है एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए, क्या क्या झेलती है एसिड अटैक के बाद, वो सारी चीजें अब आप लोगों की वजह से बाहर निकल के आ रही है। Earlier, there was no awareness about acid attacks. And today people have started saying that acid attacks have increased. But it is not so. However, the thing is that awareness about acid attacks among the general public has increased. People are now aware of the acid attack and they go to acid attack victims to know their whereabouts and to know their conditions. मैं थैंकफुल हूँ HRNS की उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के इस पे डिस्कशन चल रही है, बात चल रही है कि इसमें से कुछ ना कुछ निकल के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बाहर निकल के आएंगे और एसिड अटैक फाइटर्स के लिए कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होगा और उस पर बात होगी और आगे उनके रिहैबिलिटेशन पे कुछ होगा और ज्यादा ही यहाँ से और ज्यादा निकलने के बाद बहुत सारी चर्चाएं बढ़ेंगी और बहुत सारी बातें होंगी। I'm very thankful to HRLN to organize this meeting. I feel that people will go ahead and do talks after this. There will be discussions after this meeting, and there will be positive thing happening for the acid attack victims. Thank you so much. Advocate Veena Kumari, Kerry, Mikru, and Smriti, and Jaya Lakshmi. by all our friends. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा दिन हो गया मुझे हिंदी में बात करके, तो मैं बीच में हिंदी इंग्लिश दोनों बात करेगी। अगर ट्रांसलेशन आपको पूरा हिंदी में वो साफ करेंगे तो मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ और उन्हें हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मगर वो जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो वो खुद कुछ नहीं ऐड करना चाहिए और जो मैं बोलती हूँ वो पूरा बोलना चाहिए। ये बात सही है तो मैं इंग्लिश में बात करेगी, नहीं तो मेरा हिंदी अगर कुछ गलती है, क्योंकि बहुत लोग आप लोग हिंदी से आ रहे हैं, मेरी हिंदी तेज या हिंदी तरह से आ रहे हैं, तो मेरा हिंदी इतना आपके जैसा इतना अच्छा हिंदी नहीं, मगर आपको समझेगा ऐसा मुझे लगता है, तो समझ जाएगी। सर मैं पहले ये बात है, कल शाम को मैं कॉलिन से बोल रही थी, कॉलिन है इधर, कॉलिन इज नॉट देयर, कॉलिन से मैं बोल रही थी कि मैं 15 मिनट मुझे जो दे रहे हैं वो पूरा वो लीगल लॉ और लीगल सेफ्टी के बारे में है, तो पूरा 15 मिनट मैं कॉलिन के बारे में बोल के बंद करेगी, क्योंकि कॉलिन ने इतना अच्छा हम लोग को सिखाया कैसे कानून को इस्तेमाल करने का, लोगों के लिए कैसे कानून और कैसे कोर्ट्स को इस्तेमाल करने का। ये बात हम लोग सब लोग ने कॉलेज से सीखा, हम लोग को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम था, तो ये मगर कॉलेज को ये अच्छा नहीं लगा और कल में इस वर्कशॉप में वो नहीं बुलाएंगे मुझे, इसकी वजह से मैं उनके बारे में नहीं बात करती हूँ। तो ये जो मुद्दा है
जो बात हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कानून और लीगल स्ट्रैटेजी, तो ये कानून क्या है? आप लोग को तो मालूम होगा कि कानून क्या होता है। कानून 3 तरीके के होता है मुझे लगता है। एक तरीका है जो डोमेस्टिक लॉ होते हैं, जो अपना देश का लॉ है, अपना देश का कानून है, जो बुक्स में रहता है, हम लोग का देश, अपना सरकार जो बनाई हुई है। दूसरा कानून जो होता है, जिसके बारे में केरी बात करेगी, वो है इंटरनेशनल लॉ, जो अंतरराष्ट्रीय कानून होती है, जहाँ ये बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस का भी है, जहाँ बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, औरत लोग ऐसा होना चाहिए, औरत लोग के लिए हक होना चाहिए, औरत लोग के ऊपर वायलेंस नहीं होना चाहिए, औरत लोग के ऊपर हिंसा नहीं होना चाहिए, औरत लोग के ऊपर औरत लोग को काम देना चाहिए, औरत लोग को खाना देना चाहिए, औरत लोग को कपड़ा देना चाहिए, औरत लोग को घर देना चाहिए। ऐसे सपोर्ट कानून जो बोलते हैं इंटरनेशनल कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून में ये बात होती है। तो सबसे बड़े कानून जो है वो अपना समाज की कानून है, जो कानून इतना बड़ा और इतना गहरा और इतना बरस से चल रही है कि वर्षा जी जो बोल रही थी कि हम लोग उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो ये जो खिलाफ लड़ने का कैसा हो सकता है, ये बात मैं बोल रही हूँ, ये बहुत ही तकलीफ की बात है, क्योंकि हम लोग उसके खिलाफ अपने कानून के साथ, अपने कानून के अंदर से लड़ना पड़ता है। अभी अपना कानून में क्या क्या होता है? पहले कानून वो पुस्तक में होना चाहिए, वो जो किताब में होना चाहिए, जो हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूट्स में होना चाहिए, वो पहले होना चाहिए। अगर पहले डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा था कि घर में हस्बैंड रोज कुछ भी बोलने दो, हम लोग को उसका वो कानून के प्रकार वो गलती नहीं था। अगर कुछ भी गलती मानना चाहिए तो पहले बुक्स में गलती है ऐसा होना चाहिए। अभी जैसा भी नया अमेंडमेंट्स जो वीना जी बोलने वाली है, वो अमेंडमेंट्स नया जो एसिड थ्रोइंग, एसिड अटैक, जो एसिड को किसी के ऊपर फेंकने से गलत है, ये बात अभी नया कानून होके आया है। तब तक वो गलत बात ऐसा एकदम अलग से नहीं बोला था। तो ये बात क्यों मैं बोल रही हूँ? पहले बुक में कानून होना चाहिए, दूसरा हम लोग को कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए। ऐसे नहीं कानून बुक में है, इसके ऊपर हसीना के ऊपर उसके सीट के ऊपर डाला और उसका 2 आंख गया, नाक गया, ये गया, हो गया, तो थोड़ी पनिशमेंट होती है? बिल्कुल नहीं। पहले पुलिस कंप्लेंट लेना पड़ता है, तो पुलिस का प्रेजुडिस होता है कि औरत लोग के ऊपर कुछ भी होने दो, हम लोग को उसके ऊपर लड़ना पड़ता है। मैं एक उदाहरण बोलती हूँ कि एक जैकलीन करके एक औरत थी कर्नाटक में है, जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, और उसके ऊपर एक आदमी, उसका क्लाइंट जो है, लगातार उसको हिंसा कर रहा था। तो लगातार पुलिस स्टेशन गई और कंप्लेंट किया कि ये आदमी मेरे ऊपर ऐसा हिंसा कर रहा है, इसके ऊपर कुछ कुछ एक्शन लो। तो कंप्लेंट को पुलिस ने कुछ भी ये नहीं किया, अटेंशन नहीं दिया, कंप्लेंट रजिस्टर नहीं किया। उसके बाद क्या हो गया, उसके ऊपर एसिड फेंका गया, अटैक किया उसको। तो वापस वो बेचारी कंप्लेंट किया कि मेरे ऊपर एसिड ये आदमी ने फेंका। उसने बोला ये आदमी मुझे आके ये आदमी है, इसका नाम ये है। तो उसके लिए पुलिस क्या किया, FIR किया कि नहीं पता नहीं, मगर पुलिस ने उसका ब्यूटी पार्लर को बंद किया। उसका ब्यूटी पार्लर का अंदर हर चीज को वो लोग ने ऑल हर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वर चेक, उसका ईमेल्स को हैक किया, उसका कंप्यूटर को सब, वो लोग कंप्यूटर में उसका जो भी करेस्पॉन्डेंस ईमेल का हो गया। तो हम लोग गए उधर और पूछा ये क्या बात है, आप FIR क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हो, और ये क्या बात है, उसको क्यों इतना अरेस्ट कर रहे हो, तो एक विक्टिम है। उसको लिए वो पुलिस ने क्या बोला, मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात, पुलिस को इग्नोरेंस भी बहुत होती है, पुलिस को समझदारी कम रहती है, उनको मालूम भी नहीं रहता है क्या बोल रही है। तो उन्होंने बोला मैडम आप लोगों को नहीं मालूम, ये लड़की है ना, वो रेगुलरली शी इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू ईमेल। आप इसका ये कर दो, ट्रांसलेट, सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू ईमेल।
प्लीज। ईमेल के द्वारा यौन संबंध करना, ये विक्टिम के लिए उसके ऊपर एसिड फेंकते कौन, क्यों? तो ये बात हो गई। तो मैं ये इसमें मुझे ये क्योंकि बहुत एडवोकेट्स यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब भी हम लोग को कानून से लड़ना पड़ता है, अपने को ये चीज मालूम होना चाहिए कि ये दो चीज होना चाहिए, एक तो इग्नोरेंस, जो समझदारी नहीं है, और दूसरी चीज प्रेजुडिस, एकदम स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस अगेंस्ट विमेन एंड देयर इंडिपेंडेंस। तो ये जो दूसरा चीज ऐसा हो गया, एक बार हम लोग को ये भी मैं याद आ गई मुझे कि रायचूर में एक अच्छी एडवोकेट है जो औरत लोग के लिए काम करती है, जो दलित लोग के लिए काम करती है, जो लोग वर्कर्स के काम, ऐसे जो लोग हम लोग बोलते हैं ना, जो डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए काम करती है। उसके बाद वो मैं गई थी और प्रोसिक्यूशन के लिए हेल्प करने के लिए पूछ रही थी। तो एक केस था, एक छोटी सी लड़की, 15 साल की लड़की के ऊपर एक आदमी ने रेप किया था, और वो आदमी तभी शादी हुआ था उसको शादी तभी हुआ था, 6 महीने के अंदर शादी हुआ था। मगर वो डिफेंस लॉयर ने एक सर्टिफिकेट दिया, वो सर्टिफिकेट में लिखा था कि दिस मैन हैज नॉट हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर सम टाइम। तो ये बात जब भी मैंने ये एडवोकेट को बताई, ये एडवोकेट मैरिड नहीं थी, 30 उम्र की थी करीबन, और मैंने बोला देखो ये क्या बात है, इसका तो 6 महीने के अंदर शादी है, तो इसको तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, ये गलत है, ये डिफेंस लॉयर का, इसके ऊपर भी तुम मुद्दा लो और ये प्रोसिक्यूटर को हेल्प करो। तो एडवोकेट ने बोली नहीं ये सब है तो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि हमारा गांव में सबको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे ये चीज मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग औरत लोग का ये बात है, गांव के लोग हो, टाउन, क्योंकि हम लोग को ये बात होती है कि जैसा अभी पॉलिटिक्स में बोल रहे हैं, योगा सिखाओ, सेक्स के बारे में स्कूल में मत सिखाना। तो ये जो हमारा माइंडसेट है, इसके वजह से क्या होती है, बहुत टाइम एडवोकेट्स भी केसेस नहीं लेते, एडवोकेट्स भी प्रोसिक्यूशन के लिए वो मदद करने को नहीं चाहते। तो ये इग्नोरेंस जो होती है वो बहुत ही गहरा है। अभी देखिए, वो इग्नोरेंस के बारे में बोलते बोलते मैं ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं विल कम टू हसीना's केस डायरेक्टली। जो प्रेजुडिस के बारे में, जजेस का प्रेजुडिस हम लोग को फाइट करना पड़ता है, लॉयर्स को। और हसीना का केस जब सेशंस कोर्ट में था, तभी मैं नहीं थी उधर, तो उसमें जज ने लिखा था ये जो केस है ये प्यार का सवाल है, क्योंकि ये 307 अटेम्प्ट टू मर्डर था। हमारे इंडियन पीनल कोड में 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और 326 ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विद this one, no? हाँ, with any substance which is corrosive, etc., etc. तो ये बात जो थी, जज ने बोला ये आदमी को बिल्कुल अटेम्प्ट टू मर्डर का उसको मन में नहीं था, इसमें एक्विट हो गया। कारण क्या दिया उसने कि वो आदमी ने वो एसिड लेके आया, हसीना से बात किया, हसीना से मैंने कभी नहीं पूछा क्या बात किया, मगर ये बात है कि उसने बात किया, हसीना फिर भी नहीं मानी। जज बोल रहा है 100 पेजेस जजमेंट है ना, 1-2 पेज से 100 पेजेस जजमेंट एंड ऑल इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड, ऑल इन फेवर, टेलिंग हसीना कुछ अग्रीड। प्यार का सवाल है, अगर हसीना हाँ बोलती थी तो ये थोड़ी होती थी। तो ये वजह कौन है? हसीना है इसका वजह। और बोलते हैं फर्दर ये बात आदमी तो 29 ईयर ओल्ड, कोई भी छोटा है, उसका माँ बाप है और वो माँ बाप को वो देखभाल करने का है, अगर उसको जेल में भेज देंगे तो हसीना को क्या फायदा है? उससे अच्छा हम लोग 3 लाख देंगे तो हसीना को कुछ फायदा हो जाएगा। तो ये एटीट्यूड एटीट्यूड, तो ये बात हो गई और उसने 3 लाख दिया और 3 लाख तो रह गई क्योंकि अपील में गए।
जब अपील में गए तो क्या हो गया, स्टेट अपील में गया था 3 लाख के लिए हसीना आई हम लोग को रिलीज करने के लिए बोला, तो हम जब देखे तो ये बात हो गई कि वो समन्स या कुछ नोटिस अपोजिट साइड दैट इज ये अक्यूज है उसको सर्व नहीं हुआ था, इसकी वजह से केस पेंडिंग था, पुलिस ने उसको सर्व नहीं किया। तो मैंने कोर्ट में आके पूछा कि जाने तो नहीं अपील आता है कि नहीं, हमको ये 3 लाख दे दो क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तभी कोर्ट ने बोला अच्छा हम लोग ऐसा नहीं दे सकते, हम लोग हियरिंग जल्दी करेंगे, इसलिए हियरिंग जल्दी किया। मगर ये बात हो गई कि वो आदमी जिसको खाली 5 बरस मिला वो चुप नहीं था, उसने अपील उसने भी किया था कि 5 बरस ज्यादा है, 3 लाख ज्यादा है, तो दोनों क्लब किया, इसकी वजह से वो आदमी का एडवोकेट कोर्ट में आया। आप लोग समझ रहे हैं, अगर वो अपील नहीं करता था तो उसको केस ही हम लोग नहीं चला सकते थे। बाई सम ट्विस्ट ऑफ फेट और बाई सम चांस दैट मैटर केम टू द हाई कोर्ट टुगेदर एंड देयरफॉर द अपील वाज आल्सो फाइल्ड बाय द सेम पर्सन, देयरफॉर वी कुड बी हर्ड। There is some kind of real chance in our court hearings you will find. So then when it came we found वो एडवोकेट जो है अक्यूज का एकदम कम्प्लीटेड एडवोकेट। मैं ये बोलना चाहती हूँ मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, अभी तो कई एक्सपीरियंस था और ज्यादा वर्कशॉप अटेंड करने का, वैसा मैं एकदम क्रिमिनल लॉयर था, मेरे पास इतना कम्प्लीटेंस नहीं थी। और वो जो प्रोसिक्यूटर था वो इतना जज से डरता था, वो जज एकदम खतरनाक थे, वो दोनों जजेस जो बैठते थे, तो प्रोसिक्यूटर मुंह ही नहीं खोलता था, जब जज कुछ पूछते थे तो भी उठता नहीं था, बोलता भी नहीं था। ऐसा हमारा जज, हमारा एडवोकेट, और हम लोग खाली असिस्ट करते हैं। ये देखो यही बात है कि विक्टिम के लिए हम लोग खाली असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं, हम खुद नहीं होते हैं उधर। तो वो दूसरा एडवोकेट जो है वो इतना कॉम्पिटेंट था और किसी जज का लड़का भी था और एकदम फ्रेंड था वो जज के ऊपर। वो जज इतना अच्छा मीठा उससे बोलते थे और मुझे इधर बैठ के इतना गुस्सा आता था, तो मैं रोज 2 मिनट अच्छा, तो मैं अभी पहले से अभी आया था। ये बात बोलना चाहती हूँ कि जो भी तुम लोग काम करते हो तो केस जब है तो आप लोग को प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है, आप लोग को जज के सामने बैठना जरूरी है, वहाँ बैठ के उनके सामने रहेंगे उसमें फर्क पड़ती है। हम लोग को ये बात बुरा लगा कि हाई कोर्ट जज लाइफ रिप्रेजेंटेशन दिया, वो तो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा, मगर उसका जो जज का जो प्रेजुडिस वो वहाँ भी आपको मालूम पड़ेगा कि उसका प्रेजुडिस ये था कि वो बोलते हसीना कभी माँ नहीं बन सकती है। हसीना इतना सुंदर थी पहले कि उसकी माँ बाप ने उसको हसीना नाम दिया, अभी माँ बाप उससे अभी बहुत ही दुखी होंगे, ये बात थी। इसकी वजह से कि वो नौकरी नहीं जा सकती है, उसका लाइफ ये हो गया, वो सब नहीं कि वो माँ नहीं बन सकेगी, इसलिए इसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये जो लॉजिक होता है उसके लिए हम लोग को ये पता रहना चाहिए और ये भी हम लोग कॉन्स्टेंटली फाइट करना चाहिए। ठीक है, अभी कम टाइम है इसलिए मैं जल्दी से हम लोग का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वही टाइम पे किया। उसमें हमारा ये बात है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए बहुत ही जरूरत है कि पुलिस इंस्पेक्टर should be sub inspector of police. We are saying that ensure that no police officer less than the post of sub inspector of police to investigate into the crime. And then we are also saying that SP should go to the spot immediately. And we say issue direction to all police stations that instances of acid attack on women should be primarily booked under IPC 326 and other. अभी तो नया सेक्शन तो आ गया है. Then deploy mobile forensic service to be pressed by the state. क्योंकि एक्चुअल साइट ऑफ वायलेंस को ये नहीं देखते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, वो करना चाहिए, ये बात की। और
सेंसिटिव जो होते हैं उनके लिए उधर पोस्टिंग करने का टू रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेटिंग एंड ऑल दोस केसेस. Then we asked especially medical treatment. We found the medical treatment very bad. That many cases Hemavati and others died because of negligence of the hospitals. We say here in Supreme Court we have got wonderful orders which Kelly will be telling us about private and public hospitals to give medical facilities, medical treatment, medical attention immediately. पर ये बात है हमारे हॉस्पिटल्स में मेडिकल ट्रीटमेंट उनको नॉलेज ही नहीं है. फर्स्ट एड देने के लिए उनको नॉलेज नहीं है, उनको ये प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर्स और नर्सेस नहीं है. कहाँ भी नहीं है. वो दूर दूर से आके बैंगलोर आना पड़ता है और बैंगलोर विक्टोरिया हॉस्पिटल में रहते हैं, वहाँ से शिफ्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा नहीं रहता है और मर गई लड़की. दूसरा चीज ये होता है हमारे में जो हमारा जो लॉ बोलती हूँ ना, जो हम लोग शर्म है हम लोग को बहुत चीज का. एक और चीज का शर्म है कि औरत का बॉडी के ऊपर, तो ये क्या हो गया 2-3 केसेस में ऐसा हो गया कि तुरंत उसके ऊपर तेल लगाया या कपड़ा डाला. हेमावती केस में उसके ऊपर कंबल डाला, तो इसकी वजह से वो मर गई. और एक केस फातिमा करके वो मैसूर में थी, उसको उसका हस्बैंड ने क्या किया, उसके घर के बाहर बिना कपड़ा उसको रख के उसके ऊपर एसिड पिलाया. वो लड़की बिना कपड़ा की वजह से कोई पास नहीं आई क्योंकि लोग को उसके पास आके कपड़ा डालने में शर्म करते हैं. तो ये जो शर्म होती है उससे हम लोग को बहुत डेंजर होता है. और हम लोग इसलिए पूछा है कि अवेयरनेस होना चाहिए, पानी डाल के तुरंत बहुत पानी डाल के साफ करने का, ये बात सब लोग को मालूम होना चाहिए. ये गवर्नमेंट करना चाहिए. ये भी हमारा PIL में प्रेयर है. दूसरा चीज है कि हसीना बोली 5 बरस लगा, ऐसा बरस टाइम लगता है. ये चीज नहीं होना चाहिए क्योंकि कोर्ट में आने में उनको इन्फेक्शन होता है. तो ये स्पीडी ट्रायल्स बहुत ही जरूरत है. दूसरा कॉम्पनसेशन जो अभी बोल रहे हैं 3 लाख सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, 1 लाख 15 दिन के अंदर और 2 लाख बाद में. कर्नाटका में अभी हसीना बोल रही थी तो 1 लाख देते, बाद में नहीं देते, कभी कभी 1 लाख भी नहीं. और वो लोग ने रिड्यूस किया, खुद रिड्यूस किया परसेंटेज के ऊपर, जहां सुप्रीम कोर्ट परसेंटेज के ऊपर कहीं बोला ही नहीं. तो ये जो गवर्नमेंट का आदत है कुछ भी करने का, कहाँ भी कैसे भी आप को फिराने का, ये बात भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा. और हम ये भी पूछ रहे हैं कि ये एक्ट SC/ST एक्ट में एट्रोसिटीज एक्ट जैसा इसको भी कंसिडर करें. ये चीज इतना ही सीरियस है लें, ऐसा हम लोग पूछ रहे हैं कि बात. और हम लोग इसमें पब्लिक इंटरेस्टिफिकेशन ऐसा है कि हम लोग ने सब इंटरनेशनल लॉ कोट किया, तभी हमको मालूम पड़ा कितना लॉस है हमारे फेवर में. औरत लोग के लिए बहुत 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 कानून है और वो सब हमने डाला. ये सब डाला क्या केसेस जहाँ जजेस बहुत केसेस हमारे फेवर में दिया है. तो ये सब चीज हमने डाला है. तो यही है हमारे पास है ये पब्लिक इंटरप्रिटेशन. और हमने पूरा 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 सबका केस फोटोग्राफ्स हर चीज डाला. और हम लोग ने भी पूछा, लक्ष्मी जैसा बोली कि बैन करो ऐसे, तो हमारे मुझे जज ने पूछा क्या बोलती है मैडम, मैच बॉक्स को बैन करो या केरोसिन को बैन करो, और क्या क्या बैन करना चाहती है. तो ये एटीट्यूड होता है जजेस का. अगर हम लोग फिर भी ऐसा नहीं, हम लोग माई लॉर्ड माई ये सब बोल के थोड़ा ऐसे ये करके अच्छी तरह से ड्रेस करके जज को स्माइल देना पड़ता है. ऐसा हम लोग इतना गुस्सा में रहते हैं, जेंडर इंडर वो सब हम बोलते हैं और ऐसा वैसा. अगर हम लोग को थोड़ा थोड़ा जजेस को देख के करना ही भी पड़ता है. थैंक यू सो मच. मेरा नाम है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ एज लॉयर. ह्यूमन राइट्स नेटवर्क से 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ. डॉक्टरेट ऑफ एक्सपीरियंसी भी एक्सीडेंट अटैक विक्टिम्स को लेकर मेरे हुई है. उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगी.
और इसके साथ ही लीगल प्रोविजन क्या है, हमारे पास कोर्ट में खड़े होने के लिए क्या हथियार है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। इस बीच मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या एक शाहीन है पानीपत से, क्या वो आई है? शाहीन नहीं आई है। और एक लॉयर है अंजू सिंह, हाँ, वो उनका केस देख रही थी। हाउस के सामने उनको एज ए लॉयर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको थ्रेट है, शी हैज रिफ्यूज्ड बिकॉज शी इज अंडर थ्रेट कि मैं इस केस को हैंडल नहीं कर पाऊंगी। वो एस्पेक्ट भी मैं हाउस के सामने शेयर करना चाहती हूँ। जैसा लक्ष्मी ने बताया, व्हेन शी वाज इन द हॉस्पिटल और चारों तरफ एसिड अटैक्स हो रहे थे, तो हमारा जो देश है वो उन कंट्रीज में से एक है जहाँ पे शाहीन, थैंक यू, शाहीन भी आई है, वो अपना कुछ शेयर करेंगी क्योंकि मैं कुछ बातें उनसे जानकारी लेके हाउस के सामने रखना चाहती हूँ। तो बहुत सारे अटैक्स जहाँ हो रहे हैं, इंडिया उन कंट्रीज में से एक है। सुबह ये बात निकल के आई कि पर्पिट्रेटर ऐसा क्यों करता है, वो हमें डराना चाहता है। और हमारी ऐसा नहीं कि महिला बॉडी है, बल्कि महिला को बॉडी समझा जाता है, उसको बॉडी लिया जाता है और उसको समझा जाता है कि अगर उसको डिसफिगर कर दिया गया तो उसके जो सारे आत्मविश्वास है, हाँ, बाहर निकलने का जो है, आगे बढ़ने का जो है, उसको ये सारे वो खो बैठेगी। पर्पिट्रेटर के माइंड में हमेशा ऐसा रहता है। जैसा कि कहा जाता है कि हर दुख के साथ कोई ना कोई एक नई चीज भी निकल के आती है, हाँ, जैसे कि पीड़ा से ही कुछ नया निकल के आता है। तो उसी पीड़ा का एक जो हमारा निर्भया केस हुआ था, निर्भया केस, उस केस के लेके लॉ कमीशन की एक संगठन किया गया, लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उस लॉ कमीशन ने अपनी बहुत सारी फाइंडिंग्स दी हैं, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसी प्रोविजंस भी निकल के आई जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सपोर्ट की बात करती हैं। ये कमेटी ने क्या क्या सुझाव दिए। इंडियन पिनल कोड 1860, हाँ, 1860 ब्रिटिशर्स के समय का जो कानून है हमारे ऊपर लागू हो रहा था, तो उस कानून में 326 धारा ये ग्रीवियस के लिए है, जैसा शीतला जी ने बताया। तो ग्रीवियस हर्ट एक कॉमन हर्ट है, कैसे भी हर्ट हो सकता है। इट वॉज नॉट एड्रेसिंग टू द एसिड विक्टिम्स। तो इसमें एक नया सेक्शन जोड़ा गया। अप्रैल 2013 में ये अमेंडमेंट, ये संशोधन, जो कानून का संशोधन था, आईपीसी में लाया गया। इसके अंतर्गत 326A, जब भी ए और बी आता है, इसका मतलब है कि वो ओरिजिनली कोड में नहीं था, भारतीय दंडावली में वो एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि बाद में उसको ऐड किया गया है, ए और बी। जैसे हमारे पास 498A है, 304B है, जो भी सेक्शन बाद में ऐड होते हैं। इसमें एसिड अटैक के लिए कुछ प्रोविजंस बनाई गई हैं। पहली बात, डेफिनेशन, एसिड क्या है। हाँ, एसिड को वैसा एकदम लिमिटेड केमिकल करके नहीं रखा गया कि जो एसिड मतलब जो डिफाइंड एसिड है, बल्कि एसिड इंक्लूड मतलब ये सारी चीजें इंक्लूड हैं। इसके अलावा भी कुछ अगर कोई चीज ऐसी रह जाती है तो वो भी इसका पार्ट बन सकती है। कोएक्सिव नेचर हो जिसका, जैसे ब्लीच, बाथरूम, टॉयलेट एसिड, हार्पिक, ये सारी चीजें डेफिनेशन में आती हैं। एसिड का डेफिनेशन को सबसे पहले एज ए लॉयर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अपना एक केस शेयर करूंगी। पंजाब में एक लेडी को उसके हस्बैंड ने उसकी आइस में एक बोटानिकल प्लांट होता है जिसको पंजाब में करके बोलते हैं, उसका मिल्क स्क्वीज किया, उसकी आइस में डाल दिया गया एंड वो अपनी आई साइट लॉस कर चुकी है परमानेंटली एंड शी इज हैविंग 2 स्मॉल किड्स आल्सो। तो अगर हम पुरानी डेफिनेशन में जाते तो शायद हम उसको एसिड अटैक में नहीं ले सकते। तो जो एसिड का जो डेफिनेशन है अमेंडमेंट के बाद काफी वास्ट हो गया, इंक्लूड तो बोटानिकल और व्हाटएवर जो भी सब्सटेंस कॉर्सिव नेचर का है जो हार्म कर सकता है, दैट इज नाउ एसिड।
दूसरा उसके बाद है थ्रो करना का मतलब है हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल इंजरीज है। हमारा जो अब 326 का जो सेक्शन का है अमेंडमेंट का है उसमें एसिड के बाद जो एक्सटर्नल इंजरीज के साथ इंटरनल इंजरीज भी उसका पार्ट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल वही केस में बता रही हूँ, उस लेडी का जो अपनी आई साइट परमानेंटली लॉस कर चुकी है, अब उसका बॉडी बिल्कुल ठीक है मगर उसका आई साइट जाता रहा है, परमानेंटली जाता रहा है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों का जो अटैक है वो एसिड के अंदर आएगा। इसके बाद इसी में ये क्या किया गया है, इम्प्रिजनमेंट। जैसे हसीना के केस में इतनी लंबी लड़ाई के बाद 5 years and 2 months, दैट वाज वेरी रिडिकुलस। तो अभी यहाँ पे पनिशमेंट का मिनिमम जो है 10 years रखा गया, 10 years, और कोर्ट इसको इंक्रीज भी कर सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी ले जा सकती है। सो दैट इज आल्सो अमेंडमेंट टू द एक्ट जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ ही कोर्ट ये भी एक प्रोविजन है फाइन कलेक्ट करने का। फाइन कलेक्ट जो भी किया जाएगा वो विक्टिम के रिहैबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल होगा, ये भी कोर्ट ने अमेंडमेंट एक्ट कहता है।